जय हिंद बच्चा लोग, और क्या हाल चाल। आज हम आ गए हैं अपने इस नई क्लास में। इसमें हम आपको आधुनिक भारत की पृष्ठभूमि तैयार करेंगे आपके लिए। सबसे पहले अगर आप सोए हुए हैं या एक्टिव नहीं हैं तो सबसे पहले आप ताली बजा दीजिए ऐसे ऐसे। अगर ताली बजाते हैं आप तो आप एक्टिव हो जाएंगे। अगर मम्मी पापा कोई आपके बगल सो रहा होगा तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वो उठेंगे आपको 2-4 तमाचा लगाएंगे, क्योंकि आप उनको डिस्टर्ब कर देंगे। तो सर्वप्रथम आप ताली बजाइए, एक्टिव होइए और उठ जाइए पढ़ने के लिए। अब सबसे पहला काम मेरा ये था कि मैं पॉलिटी की क्लास चालू कर दिया हूँ, उस क्लास को आप ज्वाइन करिए, उसे भी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब हम शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास। आज की क्लास क्या होगी? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत की पृष्ठभूमि क्या है और किस प्रकार से आधुनिक भारत की तरफ हम मूव करेंगे। आधुनिक भारत में मूव करने से पहले हम पूरी पृष्ठभूमि इस तरीके से तैयार करेंगे जिससे आपको उसमें पीछे मतलब इतना बेसिक होगा कि आप उसमें कोई दिक्कत नहीं उसमें आपकी होगी कि कैसा क्रम आधुनिक भारत में चला आया है। तो सबसे पहले आधुनिक भारत जो है, रुकिए थोड़ा 2 मिनट। आधुनिक भारत में सबसे पहले हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं इतिहास। इतिहास पढ़ने का कोई उद्देश्य हमारा होगा ना कि सिर्फ हम इतिहास पढ़ रहे हैं सिर्फ मनोरंजन के लिए, या उसका कोई उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य इतिहास पढ़ने का क्या होना चाहिए और आपका क्या है ये बताइए। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम केवल अपने मम्मी पापा के सामने अच्छा नंबर ला दें और अच्छे हो जाएं उनके सामने। तो ये पढ़ने का उद्देश्य एक हो सकता है जो गोलू और भोलू के लिए होगा, छोटे मोटे बच्चों के लिए होगा। लेकिन अगर अच्छी मानसिकता, अगर कोई अच्छा एस्पिरेंट है यूपीएससी का या किसी अच्छे एग्जाम का, तो उसका मोटिव क्या होना चाहिए कि उसे जो है परिवर्तनों को देखते हुए, निश्चितताओं को देखते हुए, वाणिज्यिक, धार्मिक, इसके बाद राजनैतिक विभिन्न दिशाओं में, व्यापारिक विभिन्न दशाओं में, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर विभिन्न दशाओं में जो उसकी सोचने की समझ है वो विकसित हो जाएगी। हम इतिहास पढ़ते हैं, हमने सिराजुद्दौला को पढ़ा, हमने प्लासी के युद्ध को पढ़ा, हमने ब्रिटिश को पढ़ा, तो हमने अनेक हिंदू राजपूतों को पढ़ा। तो उससे पढ़ने से मुझको फ़ायदा क्या है? वो तो फालतू चले जाएंगे ना, नहीं फालतू नहीं जाएंगे। वो सब हमको पढ़ने से मुझे पता चलेगा कि राणा प्रताप ने कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से वो हार गया। मोहम्मद बिन तुगलक जो इस भारत पर आक्रमण किया था उसकी क्या नीति थी, सिकंदर विश्व विजेता क्यों नहीं बन पाया, इन सब के बारे में हम उसका रीज़न जानेंगे क्यों नहीं बन पाया। अगर हम वो गलतियां नहीं करते जो उनके द्वारा गलतियां की गई हैं, हम उनको पढ़कर वो सीख लेंगे, तो हम गलतियां वो नहीं कर पाएंगे, हम करेंगे भी नहीं वो गलतियां। यही जो हमारे इतिहास का परिदृश्य है, भूतपूर्व इतिहास का जो परिदृश्य है, उसके बारे में, परिवर्तनों के बारे में हमको एक स्पेशल हमारे अंदर समझ आ जाएगी। इसी की वजह से हमको इतिहास पढ़ना है। हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम एक अच्छा नंबर ला दें तो हम इतिहास पढ़। प्लासी युद्ध 1757 में हुआ, या बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, या पानीपत का जो युद्ध हुआ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है किस वर्ष हुआ, इम्पोर्टेंट ये है कि वह क्यों पानीपत में ही लड़ा गया, क्यों प्लासी में ही लड़ा गया, और कहीं पर क्यों नहीं लड़ा गया, और उसके जो लड़ने वाले थे सिराजुद्दौला क्यों हार गया, और अगर वो ना हारा होता तो क्या कंडीशन होती। इन सब प्रश्नों के बारे में अगर इतिहास में आप हिलते हैं तो इतिहास आपको इन सब तर्कों को बताता है और समझने की एक बौद्धिक क्षमता को विकास आपके अंदर करता है। इसीलिए हमको इतिहास पढ़ना चाहिए। और नॉर्मल जो मैथ के स्टूडेंट हैं, जो मैथ पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं अक्सर जब वो रिसर्च लेवल पर पहुंचते हैं तब उसका यूज कुछ आता है, नहीं तो नॉर्मल व्यापारी लेवल का ही उनके कैलकुलेशन आता है। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब कहाँ यूज आते हैं नॉर्मल लाइफ में। हम नॉर्मल लाइफ धन ऋण गुणा भाग कक्षा 5 माने कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के जो पढ़ाई है वह काम आवत हम कसा के। तो हम तो साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ करब का, लेकिन हाँ उसको पढ़ने से एक फ़ायदा है कि हमारा बौद्धिक विकास हो जाता है। हमको किस प्रकार से सोचना है, हमको मैंने मैथ में ट्रिक लगाया कि हाँ ये ट्रिक लगने से अच्छा हो सकता है, तो इसी प्रकार से हमारी जो सोच है वो विकसित हो जाएगी उससे। तो इसी प्रकार इतिहास हम पढ़ेंगे तो हमारी सोच जो होगी वो विकसित हो जाएगी। जब हमारी सोच विकसित हो जाएगी तब हमको इतिहास पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए कि इतिहास हम क्यों पढ़ रहे हैं, कि हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास होना चाहिए। हम उस तबके पर जाएं, वहाँ पर सोचें कि हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने क्या किया जिससे वो असफल हुए, उन्होंने क्या किया जिससे वो सफल हुए, और क्या वह घटनाएं इस समय हो सकती हैं या आज की जो घटना है वो भूतपूर्व से रिलेट कर रही हैं। इन सब तर्कों के बारे में अगर आप नॉर्मल एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए जा रहे हैं तो इन सब तर्कों को आपको निचोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं निचोड़ पा रहे हैं तो आप इसके योग्य नहीं हैं, आपको उससे बहिष्कृत किया जा सकता है कि आप
उस सेक्टर में नहीं जा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमने समझ लिया कि इतिहास पढ़ने का उद्देश्य क्या है। अब आप भी अपना उद्देश्य हो सके तो कमेंट में बता दीजिए कि आपका उद्देश्य क्या है, कि गोलू बोलू वाला आपका स्टेटमेंट है या उद्देश्य है कि कुछ अलग है आपका। इसके बाद हम आते हैं ऐतिहासिक काल का विभाजन। ऐतिहासिक काल का विभाजन हमने बताया था, उसका 3 विभाजन बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, लेकिन अब की बार जो है ऐतिहासिक कालखंड में जो 4-5 पार्ट हैं उसके बारे में हम देखेंगे। 4-5 खंड के बारे में नहीं, उसमें से एक खंड आपका आ जाता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में से 15वीं सदी से 1947 तक की घटना को, माने 1400 ईस्वी से लगभग 1947-1950 तक की घटनाओं के बारे में हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। आधुनिक जो भारत की पृष्ठभूमि है वो हम किस प्रकार से तैयार करेंगे उसको मैं आगे नीचे पूरा डिस्क्राइब करूँगा। और विभाजन जो है कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग दिए हैं। उसमें जेम्स मिल एक आदमी था जो कि ब्रिटिश था। जेम्स मिल जो था उसने एक विभाजन दिया। उस विभाजन में उसने बोल दिया कि इतिहास को हमको 3 भागों में बांटना चाहिए। इतिहास, भारतीय इतिहास को, और वो मुझसे नहीं बोला था कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटना चाहिए। उसने अपने ब्रिटिश में गया, डीओसी में पेश किया एक दस्तावेज, उसमें लिखा कि इतिहास, भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला होगा हिंदू काल, दूसरा होगा मुस्लिम काल और तीसरा होगा हमारा ब्रिटिश काल। हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, इस रूप में वो वहाँ पर रख दिया अपने डीओसी में, मतलब अब पार्लियामेंट में रख दिया। तो उसको वहाँ पर मान्यता तो मिल गई, लेकिन कुछ समय बाद हमारे राष्ट्रवादी नेता, राष्ट्रवादी लेखक, राष्ट्रवादी इतिहासकार सब जब उसके कंटेंट को पाए तो उनको बहुत दुख हुआ कि यार हमारे इतिहास को इन्होंने इस प्रकार से इसका सांप्रदायिकरण कर दिया है। और भी गलत तो बात है कि किसी देश का सांप्रदायिकरण करना उस देश की जनता को परेशान करना है, क्योंकि जिस देश की जनता शिक्षित नहीं है, जहां हम लोग 1947 में स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी साक्षरता दर केवल 12% थी। वो भी साक्षरता दर, शिक्षित दर नहीं। शिक्षित दर और साक्षरता दर में बहुत अंतर होता है। शिक्षित वो आदमी होता है जो BA MA ये सब इत्यादि BSc उससे किया हुआ हो, और साक्षर में से सिर्फ जो अक्षर का ज्ञान, क ख ग घ अंग ABCD 1 2 3 4 जो ये सब जानता हो। तो साक्षरता दर उस समय हमारे पास सिर्फ 12%। 88% लोग अनपढ़ थे कि उनको सिर्फ साइन करना भी नहीं आता था। तो उस समय उन्होंने ऐसा इस प्रकार से इतिहास को बना दिया कि भारत में दंगा, विभिन्न प्रकार की असंतोषजनक घटनाएं, सांप्रदायिकरण जब आप कर देंगे किसी अनपढ़ देश में तो दिक्कत तो होगी ही। तो जेम्स मिल ने यही किया कि उसने जो है सांप्रदायिकरण करते हुए इतिहास का विभाजन किया। यही उसके विभाजन की सबसे बड़ी गलती हुई। तो इसने कितने भागों में बांटा? नंबर 1 हिंदू काल में बांटा, नंबर 2 मुस्लिम काल, नंबर 3 ब्रिटिश काल। हिंदू काल माने जब मुगल नहीं आए थे तो उसके पास हिंदू काल ही चलता था, उसमें कुछ राजपूत जो कि मुस्लिम वर्ग थे। इसके बाद आ जाता है मुस्लिम काल के बाद आ जाता है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश का और ब्रिटिश अकेले ही नहीं है, ब्रिटिश में भी पुर्तगाली है, 25 आए यूरोप से, बहुत लोग आए। इसके बाद अरब से भी आक्रमण, बहुत घटनाएं उसमें हैं, सिर्फ ब्रिटिश का ही नहीं। लेकिन हाँ, ब्रिटिश एक महत्वपूर्ण भूमिका उस दौर पर निभाता है, इसीलिए ब्रिटिश काल उसने नाम दे दिया जेम्स मिल ने। और ये अनपढ़ों के लिए नहीं था, क्योंकि भारत की लगभग 12% जनसंख्या ही केवल साक्षर थी, तो भारत में इसका यूज करना बहुत गलत साबित हो जाता। ये अच्छे जो पढ़े लिखे, जो लंदन में पढ़े लिखे लोग थे, उनके लिए ये इनका विभाजन सही था। इसके बाद राष्ट्रवादी लेखकों ने किस प्रकार से बांटा? इन्होंने जेम्स मिल के किसी कंटेंट को गलत नहीं सिद्ध किया, 2-1 पॉइंट को गलत सिद्ध किया होगा, इसके बाद उसने कुछ गलत नहीं सिद्ध किया। सिर्फ उन्होंने जेम्स मिल के जो नाम थे उसको चेंज कर दिया। नाम क्या चेंज किया? नाम जो पहले हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल था, वो अब उन्होंने कर दिया प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, लोकतंत्र काल। प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, स्वतंत्रोत्तर काल या लोकतंत्र काल। इस रूप में उन्होंने बांट दिया राष्ट्रवादी लेखकों ने। जो अपने राष्ट्र के थे उन्होंने इन 4-5 भागों में बांट दिया। पहला काल क्या था? प्राचीन काल। दूसरा काल क्या था? पूर्व मध्यकाल। इसके बाद मध्यकाल, इसके बाद आधुनिक काल, इसके बाद लोकतंत्र काल। ये भारत के इतिहास को इस प्रकार से बांट दिया गया है। और जेम्स मिल के जो बंटवारा था वो लागू हुआ नहीं है, जो राष्ट्रवादी लेखकों का बंटवारा है वो हुआ है। अच्छा, इसकी समय सीमा, विभाजन तो हमको पता लग गया, अब लेकिन समय सीमा की बात आती है। तो समय सीमा, प्राचीन काल की जो समय सीमा है, प्राचीन काल की समय सीमा 6000 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व, 6000 BC से 650 BC। अच्छा, BC का मतलब जान रहे हैं? बिफोर क्राइस्ट। BC बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट माने जेसस। जेसस में से इस्लाम में जो ईसा मसीह नहीं थे, ईसाई के भगवान,
जो ईसाई लोग हैं उनके जो भगवान हैं उनको कहा जाता है ईसा मसीह। तो बीसी में बिफोर क्राइस्ट माने क्राइस्ट से पहले, क्राइस्ट से पहले, क्राइस्ट से पहले कि जब उनका जन्म हुआ, जैसे मैं बना देता हूँ एक 0, इधर जाएंगे तो एडी, इधर जाएंगे तो बीसी, जब जन्म हुआ उसके पहले। बीसी मतलब 6000 बीसी में बिफोर क्राइस्ट, जब जन्म पैदा नहीं हुए थे, जब क्राइस्ट जो थे, क्राइस्ट मीन से ईसाई भगवान, ईसाई मीन से ईसा मसीह भगवान, उनके जो थे वो पैदा नहीं हुए थे, तो उसके पहले की घटनाएं ये हैं। तो 6000 बीसी से 650 बीसी, बीसी में बिफोर क्राइस्ट होता है। इसके बाद इसका एक नाम और है बीसीई, बीसीई बिफोर क्राइस्ट एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, एरा मीन्स युग, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। इसके बाद एडी, एडी मीन से एनोडोमनी, एनोडोमनी, एनोडोमनी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि यह वर्ष हमारे ईश्वर का है। एडी का मतलब होता है एनोडोमनी का कि यह वर्ष हमारे ईश्वर का है, इस ईश्वर में से हमारे ईसा मसीह का है। इस समय आपको बताया जाएगा 2023 चल रहा है, तो 2023 बीसी नहीं है, 2023 एडी है। एडी मीन से बिफोर क्राइस्ट जो थे, माने ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो पीरियड है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एडी, एनोडोमनी। तो इस समय ईसा मसीह को पैदा हुए 2023 साल हो गए, 2023 साल पहले वो पैदा हुए थे इस संसार में। तो इस प्रकार से हमने एडी और बीसी इसके बारे में हमने जान लिया। अच्छा, मैंने सदी की बात की है, सदी कि इस सदी में, तो सदी माने क्या होता है, शताब्दी माने क्या होता है। जैसे आपको बोला जाए 21वीं शताब्दी, 21वीं सदी, तो इसका मतलब होता है 2000 से लेकर 2100 तक, मतलब 21वीं सदी बोला जाएगा। तो इस 2100 इसके पहले वाला पीरियड, 100 साल का, 100 साल पहले का पीरियड 21वीं सदी बोला जा रहा है। तो 2100 सदी में से 100 होता ही है, सदी शताब्दी में से 100 शताब्दी। तो 2100 के पहले जो 100 साल थे उसको पूरा क्या कहा जाता है, 21वीं सदी कहा जाता है। अगर 5वीं सदी बोला जाएगा तो 400 से 500 के बीच, 400 के 500 के बीच। अगर 12वीं सदी बोला जा रहा है तो 1100 से 1200 के बीच। इस प्रकार से ये क्या है, शताब्दी है। और उत्तरार्ध और पूर्वार्ध क्या है, जैसे बोला जाएगा आपको 21वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, तो क्या होगा 21वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 2001 से लेकर 2050 तक, 2001 से लेकर 2050 तक क्या है, 2001 से 2050 तक के पूर्वार्ध है 21वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। उत्तरार्ध में से 2051 से लेकर 2100 के पीरियड को क्या कहेंगे, उत्तरार्ध कहेंगे, 21वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है कि क्या ईस्वी क्या होता है, एडी क्या होता है, सदी क्या होता है, उत्तरार्ध क्या होता है, पूर्वार्ध क्या होता है। अच्छा, अब किसने सर्वप्रथम जो एक कैलेंडर आते हैं, कैलेंडर, उसमें जो ईसा मसीह के बीसी एडी इसका ही जिक्र होता है हमारे नॉर्मल कैलेंडर। इस समय पूरे देश में सिर्फ वही चल रहा है, ईसा मसीह वाला जो टाइम पीरियड है, कैलेंडर है। तो पूरे यूरोपियों ने जो था ना, यूरोपियों के द्वारा सबका उपनिवेश बनाया गया है, तो यूरोपियों का प्रभुत्व सब जगह पर था। इसी वजह से जो ईसा मसीह का जो टाइम टेबल है, मतलब कैलेंडर है, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया है, वही सब जगह चलता है। 525 एडी में जूलियन और ग्रेगोरियन ने 525 एडी में एक कैलेंडर का निर्माण किया, जो कि आधुनिक मतलब चैत्र वैशाख ये इसमें नहीं लिखा था, उसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब टाइम पीरियड थे उसमें। और नॉर्मल जो चलते हैं, नॉर्मल संडे मंडे ट्यूसडे, ये सब इस कैलेंडर में चलते थे। किस एडी में, 525 एडी में जूलियन और ग्रेगोरियन ने कैलेंडर का आविष्कार किया था। तो कैलेंडर का आविष्कार ये आप समझ गए। इसके बाद सी बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा, एडो को कहते हैं कॉमन एरा, इसका नाम एडी भी है और सीई भी है। इसके बाद मैंने लिखा है लोकतंत्र और स्वतंत्रता, दिखाई नहीं देता होगा क्योंकि बहुत छोटा है, मुझे कंटेंट भूल जाते हैं कि मुझे क्या पढ़ाना है आप लोग, इसलिए मैं थोड़ा लिख लेता हूँ कि मुझे याद रहे कि यहाँ आपको क्या पढ़ाना है। तो सबसे पहले लोकतंत्र और स्वतंत्रता मैंने बराबर इक्वल किया है। स्वतंत्रता मतलब क्या होता है, हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं कैसे पता आदमी को कि हम स्वतंत्र हैं। हमको किसने गुलाम बनाया, हमको गुलाम ब्रिटिश ने बनाया, मुगलों ने बनाया, किसने, हमको गुलाम सभी ने बनाया। जब तक हम लोकतंत्र नहीं थे तब हम जब तक लोकतंत्र नहीं रहते हैं तो उसके पहले जो भी हमारे ऊपर शासन किए हैं वो
हमको सभी ने हमको गुलाम बनाया है। हिंदू काल में आप जाओगे तो उन्होंने भी हमको गुलाम बनाया, मुगल में जाओगे माने मुस्लिम काल में जाओगे उन्होंने मुझे बनाया है, ब्रिटिश में जाओगे उसने भी बनाया है, और जब हम लोकतंत्र में जनता का शासन हो गया तब हम जाकर कभी स्वतंत्र हुए। इसके पहले हम राजतंत्र में थे, कभी कभी उपनिवेश में फंसे हुए थे। कोई दूर से आता आदमी थप्पड़ मार देता, मेरे पास कोई अधिकार नहीं, राजा बुला लेता आओ मेरे कोर्ट में, मैं पहुँचता मृत्युदंड की सजा, जाओ हो गया आपका कि अब जा तुटारा मौजा तो कम माने हमारा कोनो अधिकार ना है बाटे, हमारा जो मन अधिकार है ओका कोनो मतलब ही नहीं आया है, राजा जो मन बोल दिए वही सब कुछ सही है। तो जहाँ राजतंत्र है वहाँ लोकतंत्र कहाँ, और जहाँ मुस्लिम काल है मुस्लिम हिंदू से मुस्लिम बनो नहीं तो तुम्हारा जीभ काट लिया जाएगा, हिंदू से तुम ईसाई बनो तब नहीं तो तुम्हारा पैर काट लिया नहीं बनोगे। तो ये कहाँ है, मुस्लिम काल हो चाहे जो काल हो, जहाँ लोकतंत्र नहीं, जहाँ हमको हमारा पावर नहीं है वहाँ पर हम गुलाम ही तो हैं। तो लोकतंत्र इक्वल टू स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र में, चीन में आप देख लीजिए उस समय अगर आप पूछेंगे कि चीन में स्वतंत्रता है, वो नहीं, अभी भी वो गुलाम है। जहाँ लोकतंत्र ना हो वो राष्ट्र गुलाम नहीं है, वो राष्ट्र अभी भी गुलाम है। जहाँ उत्तर कोरिया गुलाम नहीं है, इस समय भी गुलाम है, उस तानाशाह से गुलाम है, किम जोंग उल से भी गुलाम है वो। तो आदमी गुलाम कब होता है, जब लोकतंत्र में ना हो। अगर वो लोकतंत्र में आ जाता है तो वो गुलाम नहीं होगा, लोकतंत्र में आ जाता है तो गुलाम नहीं होगा। अच्छा, ब्रिटेन, जेम्स मिल ने एक विभाजन किया, उसमें ब्रिटेन नाम लिया। तो ब्रिटेन के बारे में आप क्या जानते हैं? ब्रिटेन कोई एक देश था? ब्रिटेन अलग चीज़ है और इंग्लैंड अलग चीज़ है। इंग्लैंड क्या है उसमें, ब्रिटेन क्या है? तो जो ब्रिटेन है ना, यूरोप की सबसे बड़ा द्वीप, यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप। द्वीप मीन्स क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, ऐसा क्षेत्र। ये जैसे है, इसको द्वीप मान लीजिए आप, स्पेन को, इसके चारों तरफ अगर पानी हो जाएगा तो ये क्या होगा? द्वीप। चारों ओर से पानी से परिबद्ध क्षेत्र क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। तो इसी प्रकार से ब्रिटेन एक द्वीप है। उस ब्रिटेन में 3 देश आते हैं। उस 3 देश में पहला देश आता है आपका स्कॉटलैंड, दूसरा आता है वेल्स और तीसरा आता है इंग्लैंड। पहला स्कॉटलैंड, दूसरा थेल्स और तीसरा स्कॉटलैंड। तो जो स्कॉटलैंड है ना, उसमें ए.ओ. ह्यूम जो कांग्रेस के स्थापना किए थे, कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। वो वहीं के निवासी थे। कहाँ के? वो निवासी थे स्कॉटलैंड के, जो कि ब्रिटेन में ही आता है। और स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? ग्लासगो। ये क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी रेलवे में, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो उसकी राजधानी स्कॉटलैंड की वो ग्लासगो है, ग्लासगो। इसके बाद इनकी जो संपूर्ण राजधानी माने पूरे उसकी संपूर्ण राजधानी क्या है? लंदन है, पूरे ब्रिटेन द्वीप की। ब्रिटेन द्वीप मीन्स है स्कॉटलैंड, थेल्स, इसके बाद आपका इंग्लैंड। इन तीनों की जो कॉमन राजधानी है वो लंदन है। और लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी क्वेश्चन आया था। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? लंदन थेल्स नदी, थेल्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। तो आप लोग जान गए कि किस नदी के किनारे लंदन बसा है? थेल्स नदी के किनारे बसा हुआ है। और ब्रिटेन कोई देश नहीं है, ब्रिटेन एक द्वीप है। उस द्वीप में 3 देश हैं, लेकिन उनमें इतना अच्छा सामंजस्य है ना कि जैसे समझ लीजिए राज्य ही है वो। उनको तीनों की राजधानी लंदन में है, तीनों की एकजुट राजधानी लंदन में है, और सबकी अपनी अलग अलग राजधानियाँ हैं, सबकी अपनी अपनी अलग राजधानियाँ हैं। अच्छा दिख रहा है कि नहीं कुछ? हाँ, सबकी अपनी अलग अलग राजधानियाँ हैं। तो इस प्रकार से अब आप जान गए होंगे इंग्लैंड वाले हमारे ऊपर आक्रमण किए थे कि कोई और किया था, कि ब्रिटेन वाले किए थे, कि पुर्तगाली किए थे। तो इसके बारे में आप जान गए कि ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या अंतर होता है। इसके बाद हम चलेंगे, जेम्स मिल का विभाजन हो गया। इसके बाद राष्ट्रवादियों का विभाजन, समय सीमा कंप्लीट हो गई। समय सीमा मैंने सबकी नहीं बताई है ना। प्राचीन काल की समय सीमा जो है वो 6000 BC से 650 BC, 6000 BC से 650 BC। और पूर्व मध्यकाल की जो है वो है 650 BC, 650 BC से पूर्व मध्य। मैं रुको थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। 6000 BC से 650 BC। इसके बाद 5वीं सदी से 15वीं सदी। अच्छा, 6000 BC 650 BC वो मतलब प्राचीन काल की समयावधि है। इसके बाद आधुनिक काल की, पूर्व मध्यकाल की जो मैं इसके बीच में जो छोड़ दूंगा वही हो जाएगी। आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो है 5वीं सदी से, सभी मैं बता दिया हूँ सदी मतलब क्या होता है। 5वीं सदी से 15वीं सदी तक के काल को क्या कहा जाता है? मध्यकाल कहा जाता है। 5वीं सदी से 15वीं सदी के बीच के काल को क्या कहा जाता है? 5वीं सदी से 15वीं सदी के बीच के काल को मध्यकाल कहा जाता है। इसके बाद 15वीं सदी से 1947 तक के काल को क्या कहा जाता है? वो आधुनिक काल है। 15वीं सदी से
15वीं सदी से लेकर 1947 तक की परिघटनाएं आधुनिक इतिहास में आती हैं। इसके बाद 1947 से अब तक का जो भारत चल रहा है वो किस काल में, स्वतंत्रोत्तर भारत या लोकतंत्र भारत, ये काल है। तो मैंने पूर्व मध्यकाल नहीं बताया, ये आप अपने मन से समझिए कि क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको सबके बारे में बता दिया है 6000 BC से 650 BC। अब उसके बीच का जो पीरियड है, मध्यकाल और प्राचीन काल के बीच का जो पीरियड है, उसके बारे में आप खुद ही पता लगाइए उसके बारे में कि वो पीरियड कौन सा है। तो आप समझ गए 6000 BC से 650 BC है प्राचीन काल, 5वीं सदी से 15वीं सदी के बीच का काल है क्या कहते हैं, मध्यकाल। इसके बाद 1947 से लेकर 1947 15वीं सदी से 1947 तक का आधुनिक काल। आधुनिक काल के बाद जो होता है वो स्वतंत्रोत्तर भारत, मैं स्वतंत्रोत्तर इतिहास हमारा भारतीयों का। इस प्रकार से आपका यह समय सीमा कंप्लीट हो गया, इनका विभाजन, इनका सबका कंप्लीट हो गया। अब जेम्स मिल के विभाजन की कमियां मैंने बता दी आपको कि ये जो जेम्स मिल की कमियां था, सांप्रदायिकरण करना, भारतीय इतिहास का सांप्रदायिकरण करना, ये बहुत गलत बात है। अगर आप यूरोप, जेम्स मिल बोलते हैं कि हमने ये बहुत अच्छा विभाजन किया, तो मैं पूछता हूँ कि जेम्स मिल, अगर मैं आकर यूरोप में आपके देश का सांप्रदायिकरण करूँ तो आपको अच्छा लगेगा? वो बोलेगा हाँ ठीक, कोई बात नहीं, क्योंकि ये सांप्रदायिकरण जो अनपढ़ होते हैं उन्हीं के लिए दिक्कत करता है। अब हमसे कोई बोले कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं क्या मतलब, जो पढ़ा लिखा आदमी है उसके लिए कोई इफेक्ट नहीं डालता कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, क्या है। उसको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मैं भारतीय हूँ, मैं ब्रिटिश हूँ, मतलब इस नहीं कोई विशेष धर्म से मैं नहीं बिलोंग करता हूँ, मेरा केवल अस्तित्व है, मैं इंडियन हूँ। तो इसीलिए जो पढ़े लिखे हों, जेम्स मिल का विभाजन कोई गलत विभाजन नहीं था, लेकिन ये अनपढ़ों के लिए था। माने अनपढ़ इसको पढ़ लिए, ये गलत बात है। अगर शिक्षित हम लोग हुए होते उस समय ना, तो ये बहुत अच्छा विभाजन था, कोई दिक्कत उसमें नहीं थी। जेम्स मिल का विभाजन शिक्षितों के लिए, और साक्षरता दर उस समय हमारी सिर्फ 18% थी। हमको गुलाम किसने बनाया और क्यों बनाया, ये मैंने बता दिया, नहीं बताया अभी। हमको गुलाम उन सभी ताकतों ने बनाया जो हमको लोकतंत्र को नहीं माने लोकतंत्र को हम नहीं प्रोवाइड कराए थे। जब तक हम लोकतंत्र में नहीं थे तो हम तब तक गुलाम ही थे, ये तो मैं बताया हूँ। और क्यों हम ये गुलाम बने, हम गुलाम इसलिए बने क्योंकि हमारे अंदर देशद्रोह की भावना थी, गद्दारी थी, रिश्वतखोरी थी, भ्रष्टाचारी थी। इस समय भी है। तो जब आदमी की मानसिकता इतनी गलत वे में जा रही हो, तो वो देश गुलाम नहीं बनेगा तो क्या बनेगा वो देश का। वो तो बहुत बड़ी किस्मत हम लोगों की थी कि अंबेडकर आए, गांधी जी आए, बहुत लोग आए, भगत सिंह आए, तब तो हम आज़ाद हो पाए, नहीं तो हम भी अभी गुलाम होते। क्योंकि इतना ज़्यादा रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी और ये सब जो इत्यादि कमियां हैं, ये जब तक किसी देश में रहेगी वो उसको खोखला अंदर से करती रहेंगी। इसीलिए जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए विशेष सलाह है कि आप कभी भी कोई अच्छा पोस्ट अगर पाइए ना, तो इसमें कभी भी रिश्वत खोरी वाला काम तो कतई मत करिए, भ्रष्टाचार वाला काम कतई नहीं करिए। आप जॉब नहीं पाएंगे मुझे संतुष्टि होगी, आपको भी संतुष्टि होनी चाहिए कि हम मैं जॉब नहीं पाया, लेकिन एक गलत आदर्श में जाकर अगर आप देश को खोखला कर रहे हैं, अपनी माता का सर 2 फीट 4 फीट नीचे कर दे रहे हैं, तो आपके उस पोस्ट से क्या मतलब किसी को, आप तो देशद्रोही सिद्ध हो जा रहे हैं। तो इसीलिए आप कभी भी कोई पोस्ट पाइए, दरोगा पाइए, तो ये नहीं रिश्वत किसी से लूट रहे हैं, आप समाज सेवा के लिए पैदा हुए हैं, आप समाज सेवा करिए। जो कार्य आपको दिया गया वो आप करेंगे कि तो आप रिश्वत लूटेंगे वहाँ पर। और रिश्वत माने रुपए से भी बढ़कर कोई चीज़ होती है। बोला जाता है कि पैसा बहुत कुछ होता है जीवन में, लेकिन इसके अलावा भी कुछ संसार है। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसे के अलावा कुछ अपना स्वाभिमान होता है, आदमी का अपना चरित्र होता है, अपना एक विचारधारा होती है कि हम लोगों के दिल में कैसे बैठे। क्या हम एक गुंडे की तरह बैठे, एक रिश्वतखोर की तरह बैठे, एक भ्रष्टाचारी की तरह बैठे, किस प्रकार से बैठे हम किसी के दिल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आप खड़े रहिए, ये नहीं खुद भ्रष्टाचारी आप बन जाइए। तो हम क्यों बने इन भ्रष्टाचारियों के चक्कर में, और फिर अगर यही सिलसिला चलता रहा फिर बनेंगे, लेकिन ये सिलसिला रुकेगा मुझे पता है। क्योंकि तब जब हम ये बने थे तो उस समय यहाँ की जो नॉर्मल अपवाद कुछ होता है। अपवाद ऐसा होता है कि उस समय भी हमारे यहाँ ऋषि महात्मा ये सब बहुत ज्ञानवान आदमी थे, लेकिन उसमें से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी थी सिर्फ जो कि साक्षर नहीं थी। मतलब केवल 18% जो थे वो साक्षर थे, और मैक्सिमम जो युवा थी वो अनपढ़ ही थी। इसीलिए हम गुलाम बन गए। लेकिन अब तो ना भ्रष्टाचार भी हल्का फुल्का होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब हम जिस वे में बढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर शिक्षा आ गई है। हम 2011 की जनगणना बताया गया कि हम 74% शिक्षित हैं, लेकिन अब 2021 गणना होती है तो 80 से 82% हम लोग शिक्षित हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि हमारे जो पास कंटेंट मिल गया है, हमको मोबाइल मिल गई है, खान सर जैसे टीचर आ गए हमारे पास,
अलख पांडे जैसे टीचर आ गए, विकास कीर्ति सर जैसे टीचर आ गए हैं, तो हमको उन्होंने एक सरल माध्यम प्रदान कर दिया जिससे हम शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़े। कुछ समय बाद आप देखेंगे ना, टेक्नोलॉजी इतनी तेज बढ़ेगी कि हमारी जो एजुकेशन है वो 95 से 100% के बीच में पहुंच जाएगी। तो समय के साथ साथ हम शिक्षित हो रहे हैं और गुलाम कोई बना नहीं सकता, लेकिन हमारा कुछ दायित्व भी होता है ना हमारे जीवन का। वो दायित्व ऐसा है कि हम भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी ये सब से बहुत दूर रहें। तो जिस समय यह सिलसिला थमेगा, जिस समय जो भ्रष्टाचार इत्यादि का सिलसिला थमेगा, भारत में प्रत्येक नागरिक के पास एजुकेशन होगा, उस समय भारत विश्व गुरु और अखंड भारत की नींव को प्राप्त करेगा। जिस समय यह सिलसिला रुकेगा जो भ्रष्टाचार इत्यादि का है, उस समय भारत विश्व गुरु और अखंड भारत की वो ज्योति को पूरे विश्व में जलाएगा। क्यों जलाएगा? अच्छा, आप अखंड भारत और विश्व गुरु के बारे में आप क्या जानते हैं? अखंड भारत मतलब कि हाँ, परमाणु बम लिए पाकिस्तान फोड़ दिए, परमाणु बम अफगानिस्तान फोड़ दिए, अल्लाह बंदूक निकाले मार दिया पाकिस्तान, ये थोड़ी ना है। अखंड भारत के ना आया कि हम नेपाल वाले को मार दिए गोली से और कब्जा कर लिए होकर सीमा, ये कुल ना आया है। अखंड भारत मतलब ये नहीं है कि हम किसी का राष्ट्र कब्जा कर लें, हम उसकी सीमाओं को तोड़कर उसको अपने में मिला लें, ये नहीं है अखंड भारत का मतलब। अखंड भारत का मतलब ये है कि हमारे अखंड भारत में जो देश थे, हमारे अखंड भारत में जो देश थे, वे देश किसी अन्य देश से पिछड़े ना हो। पाकिस्तान अमेरिका से पिछड़ा ना हो, अफगानिस्तान किसी देश से पिछड़ा ना हो, श्रीलंका किसी देश में किसी भी संसाधन में पिछड़ा ना हो। ये होता है अखंड भारत की नींव। अखंड भारत की नींव ये नहीं है कि हम कब्जा कर लें। अखंड भारत की नींव ये है कि सब अपने में एक समर्थ हो, उनके पास अलग क्षमता हो, उनके पास अलग की शिक्षा हो, उनके पास अलग के औजार हो, मतलब वो एकदम संपन्न पूर्ण हो, किसी प्रकार के उनके अंदर कमी ना हो। तो ये होता है अखंड भारत। जिस समय अखंड भारत में जितने देश आते हैं उसमें मालदीव, मैं आपको मानचित्र में बता दे रहा हूँ। पहला मालदीव, इसके बाद श्रीलंका, इसके बाद भारत, इसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब देश आते हैं। क्या? सबसे पहले मालदीव, कैसे आप समझेंगे? पहले देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले रुकिए 2 मिनट, आप देख रहे हैं ये है मेडागास्कर। ये ना, इसका पहले जब पृथ्वी बहुत एक में ही थी, तो उस समय ये मेडागास्कर इसी से अलग होकर इधर आया था। इसी से अगर इसको उठाकर यहाँ पर लगा दिया जाए ना, तो ये फिर आ जाएगा, मतलब ये जुड़ जाएगा पूरा। तो मालदीव कहाँ है? मालदीव यहाँ पर है। मालदीव कहाँ है? यहाँ पर है। इसी भारत का ही एक भाग था पहले, लेकिन ये टूट गया भौगोलिक कारणों से, ये टूटकर यहाँ चला आया। इसके बाद मालदीव, अखंड भारत का मैं भाग बता रहा हूँ। पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, समझ रहे? अरे यार, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, इसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके बाद नेपाल, भूटान, तिब्बत, इसके बाद बांग्लादेश, इसके बाद म्यांमार। बांग्लादेश, म्यांमार, समझ गए? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, भारत, श्रीलंका और मालदीव, ये अखंड भारत है। अखंड भारत में इतने देश हैं। अखंड भारत का मतलब आज समझ गए होंगे कि अखंड भारत का मतलब ये नहीं कि किसी के सीमा को कैप्चर कर लेना। अखंड भारत का मतलब है कि पूरा जो हमारा भारत था पहले, वो संपन्न हो जाए, वो एजुकेटेड हो जाए, उसके अंदर अलग बौद्धिक क्षमता हो। सब देश का जो गवर्नेंस है उसी अखंड भारत से उत्पन्न हो। अगर अमेरिका कोई कार्य कर रहा है, सबसे पहले अखंड भारत से सलाह ले कि हाँ, कि ये आप बताइए कि क्या हमको करना चाहिए। ये है अखंड भारत। अखंड भारत का मतलब आप गलत वे में मत लीजिए कि अखंड भारत माने सबको अपने मिला लो। इसके बाद इसका अच्छा, हम अखंड भारत की कल्पना इतनी ज़्यादा कर रहे हैं और नॉर्मल हम सबके मुख से सुनते हैं, जैसे खान सर हैं, ओझा सर हैं, सब अखंड भारत, अखंड भारत। इसके बाद हम एक वो पढ़ रहे थे, श्लोक था ब्रह्मार, क्या कहते हैं, ब्रह्मा मुरारी पुरांतकारी भानु शशि भूमि, उसमें भी अंत में जो लाइन है वो अखंड भारत की है। तो इस प्रकार से जो अखंड भारत है उसको हम जान गए, लेकिन उसका ध्वज क्या है इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो उसका ध्वज जो है, आप अपने गूगल पर सर्च करिएगा कि अखंड भारत का जो ध्वज है, भारत का ध्वज तो तिरंगा है, लेकिन अखंड भारत का ध्वज जो है उसको आप देखिएगा। जो अखंड भारत का ध्वज है उसमें सबसे पहले लाल,
उसमें 7 पट्टियाँ हैं। 7 पट्टियाँ में सबसे ऊपर लाल, फिर सफ़ेद, फिर कत्था, फिर नीचे से लाल, सफ़ेद, कत्था और बीच में सफ़ेद, और उसमें स्वास्तिक का सिंबल बना हुआ है, उसके बीच में बिंदी बिंदी सी है। तो इस प्रकार से अखंड भारत का जो झंडा है ना वो बहुत अच्छा है। आप देखिएगा, गूगल पर सर्च करिएगा कि अखंड भारत का जो झंडा है किस प्रकार से है। और भारत विश्वगुरु बनेगा, इसके लिए मैंने जो कंडीशन है, पहले भारत अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत के बाद भारत जो हमारा हिंदुस्तान है वो विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि जो नेतृत्व करेगा भारत का वो हमारा भारत करना चाहिए। जो हमारा हिंदुस्तान है वो नेतृत्व करे कि हाँ कि कोई डिसीजन लेना है तो पहले पाकिस्तान भारत से आए पूछे कि ये बताइए कि मैं ऐसा करूँ कि ना करूँ। और कोई भी नेपाल का देश है तो पहले पूछ ले कि हाँ, क्योंकि हम एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरेंगे। जब हमारे पास एजुकेशन होगा, 95 से 100% बच्चे यहाँ के युवक और सभी एजुकेटेड हो जाएंगे, तो हमारे पास जब ज्ञान होता है तभी तो हमारे पास सब लोग आएंगे। तो सब आएंगे हमारे पास, हमसे सलाह लेंगे, हम लोग आपस में सोच विचार करके हम सलाह देंगे, वो लेंगे, या हमको ज़रूरत पड़ेगी हम लेंगे। तो ये विश्व गुरु का सपना है। अमेरिका को ज़रूरत पड़ेगा तो वो भी हमारे यहाँ आएगा, हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी सही हो जाएगा। अच्छा, अमेरिका इस समय इतना बलवान क्यों है, इतना माने उसके पास रुपया क्यों है? तो इसका रीज़न ये है कि अमेरिका जो है ना उसका लोकतंत्र बहुत पुराना है। 1783 में ही वो स्वतंत्र हो गया था। हम 1947 में, हमारा लोकतंत्र इतना जब पुराना है तो हम इतनी जल्दी कैसा प्रोग्रेस कर सकते हैं? उसका लगभग 200, 250, 300 साल हो गया, हमारा अभी 100 साल भी नहीं पूरा हुआ, तो हम इतनी जल्दी विकसित थोड़ी ना हो सकते हैं। तो धीरे धीरे आदमी, टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे हम भी विकसित हो जाएंगे और विश्व गुरु के जो सपने हैं उसको पूर्ण करेंगे। जैसे भूटान है इस समय, नेपाल है, उनके जैसे हमको अपना लीडर मानता है कि जो भारत बोल देगा वही हम मान लेंगे, तो उसी प्रकार से अगर सब अखंड भारत के जो देश हैं भारत के ऊपर निर्भर हो जाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, और हम संगठित रूप से एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर आएंगे। तो अखंड भारत के साथ विश्व गुरु का सपना, ये इसका मतलब ये है, आप गलत में उसका अर्थ मत लीजिएगा। विश्व गुरु और अखंड भारत का सपना, ये तो समझ गए। इसके बाद इतिहास के कालखंडों का इंटरकनेक्शन, इतिहास के, अच्छा यूपीएस, रुकिए 2 मिनट देखते हैं। अच्छा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लगभग जितना टाइम पीरियड मुझे देना चाहिए था उससे मैंने ज़्यादा दे दिया है, इसीलिए ये वीडियो यहीं पर रोकता हूँ मैं। और इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें इस संपूर्ण घटनाओं को मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा। मैंने अभी तक अखंड भारत की नींव दे दी है भारत के लिए। इसके बाद अब आगे का जो क्रम है वो इतिहास के कालखंडों का इंटरकनेक्शन, इसके आगे की घटनाएं मैं बताऊंगा। अच्छा, आप बोर मुझसे हो जा रहे होंगे, क्यों हो जा रहे होंगे? क्योंकि मैं आपको फालतू चीज़ आपको लग रहा होगा बताओ, लेकिन ये जो आधुनिक इतिहास की पृष्ठभूमि है वो तैयार करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप अगर यूपीएससी में जाएंगे, पीसीएस में जाएंगे, मेरे पढ़ाने का वे केवल एसएससी और छोटी मोटी एग्जाम, चपरासी का एग्जाम क्वालिफाई करना नहीं है, आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास करवाना है, नंबर 1। और नंबर 2, आप किसी कंपटीशन में बैठे हैं तो आपके पास वो माइंड सेटअप हो कि आप पूरे विश्व को वैश्विक स्तर पर देख लें। ये नहीं कि आप केवल ये प्लासी के युद्ध 17 टिक मार दिए टिक, बक्सर के युद्ध, ये नहीं है। आपको पूरा विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। यूपीएससी का जो मेन मैं पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी का ही पर्पज मेरा है, लेकिन उसमें एसएससी भी कि क्वेश्चन फंसेंगे, आपकी बौद्धिक क्षमता का भी विकास होगा। अतः हम आज ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं, लेकिन हाँ आगे जो मैं शुरुआत करूँगा वो इतिहास के कालखंडों का इंटरकनेक्शन। अगर मैं ब्रिटिश काल पढ़ रहा हूँ तो ये नहीं है कि मैं हिंदू काल छोड़ दूंगा, मैं मुस्लिम काल उनका सबका कनेक्शन है। तो उसकी कहानी मैं कल आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है और यहीं पर हम वीडियो रोकते हैं। ये वीडियो जो होती है ना, तो इसमें 3 वीडियो हमको पृष्ठभूमि, आधुनिक भारत के इतिहास की पृष्ठभूमि तैयार करने में लगभग 3 वीडियो बनेंगे। इसके बाद से आधुनिक भारत के इतिहास में हम एक अच्छी गति प्राप्त कर पाएंगे। ओके, चलिए आज का वीडियो इतना ही, चलते हैं, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।